हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़ रहे हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बाजार की बातचीत को आगे लेके चलने के लिए। आज के मार्केट महारथी हैं सुनील जी। गुड मॉर्निंग सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपकी इस शो पे, तो अच्छा लग रहा है आपको देख के। क्या व्यू बन रहा है आपके हाउस का इस समय? बाजार डिवाइडेड है कि चला हुआ है कि अभी भी यहाँ से और चल सकता है? कुछ कह रहे हैं कि सारे ट्रिगर्स प्ले आउट हो चुके हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, व्यू जो एक शॉर्ट टर्म के लिए देखना होगा तो हमें इंडिया से बाहर देखना होगा। कि जैसे पता है कि मार्केट की जो उछाल ज्यादातर एफआई की बाइंग के कारण हुआ है। अब डोमेस्टिकली मेरे को एनालाइज करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कैपेक्स साइकिल अच्छा चल रहा है, और नंबर्स जो आ रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के या इनकम टैक्स के रिटर्न्स के, सब अच्छी खबरें आ रही है डोमेस्टिकली। तो डोमेस्टिकली कुछ भी डोमेस्टिक ओरिएंटेड हो बाय बनता ही है। मगर मार्केट का उतार चढ़ाव आज हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस एक तरह कांस्टेंट है, एसआईपी बुक भी है, तो फंड मैनेजर के पास कुछ बस पैसा है कुछ खरीदने के लिए। मगर इश्यू ये आता है कि जो बाहर वाले एफआईआई जो होते हैं वो क्या खरीद रहे हैं, वो मार्केट को उठा रहा है या गिरा भी सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि ज्यादा हमें ध्यान आउटसाइड इंडिया के फोर्सेस के ऊपर रखनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एलोकेशन करनी हो। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इंडिया में कुछ भी खरीदो आपको पैसा बनेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर शॉर्ट टर्म में ये जो इंपैक्ट होता है ना, उसमें दो तीन चीज आपको याद रखने की जरूरत है। एक एफआईएस के अंदर जो एक शॉर्ट टर्म एफआईएस होते हैं, जैसे हेज फंड होते हैं, जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और दूसरी तरफ होता है पैसिव फ्लोज फ्रॉम इंटरनेशनल, जैसे ईटीएफ, इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ से जो पैसे हमें आता है वो वाला एक पैसिव। और तीसरा होता है जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड उठाइए, जो एक लंबी दिशा में देख रहे हैं, 10-15 साल के बाद उनको एक ग्रोथ कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि उनको एक फ्यूचर लायबिलिटी को मीट करना है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो या उनके पेंशन की रिक्वायरमेंट्स हो। तो ये तीन तरह के जो फ्लोज आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अभी शॉर्ट टर्म वाले हेज फंड या एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या देखते हैं कि उनको, जो मैं फैक्टर कहूंगा कि रिलेटिव टू अदर मार्केट्स जहां पे वो पैसा लगा सकते हैं, उसमें इंडिया कैसी अट्रैक्टिव है। और आज के दिन में क्या है कि वो सपोर्ट जबरदस्त मिल रहा है, क्योंकि टीना का फैक्टर जो चल रहा है, दैट इज देयर नो अल्टरनेटिव। क्योंकि ग्रोथ रेट के नंबर्स देखिए, इंडिया सबसे अहम नंबर पर है, 6% प्लस इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है चाइना, जिसका 4-5% पे ग्रोथ है। मगर चाइना में प्रॉब्लम क्या है कि उम्मीद इतने सालों से उन्होंने हाई सिंगल डिजिट समटाइम्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, वहां से ये 4-5 अभी एक स्लो डाउन दिख रहा है। तो वो एक होता है। तीसरी बात है कि जो वर्ल्ड स्लोडाउन में जा रही है, तो इंडिया का एक खास चीज होता है इन शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए कि क्रूड और कमोडिटी के प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज इमर्जिंग मार्केट पूल के अंदर इंडिया एक खाली ऐसी देश है जो 83% अपना तेल इंपोर्ट करती है और कमोडिटीज को भी ज्यादा इंपोर्ट करती है। तो कमोडिटी प्राइस की ट्रेंड इंडिया का एक कॉन्ट्रा होता है कंपेयर टू लेट्स से ब्राजील या साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया। ऐसे देश कमोडिटी एक्सपोर्टर्स होते हैं, ऑयल के एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो एक कॉन्ट्रा प्ले बनता है। जैसे ही ऑयल स्टेबल दिख रहा है, अगर ऑयल की स्टेबिलिटी वर्ल्ड की ग्रोथ के ऊपर है, और वर्ल्ड अगर स्लोडाउन में स्थिति में है, तो ऑयल अगर स्टेबल दिख रहा है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मगर सेम टाइम वॉर, ऐसे जो कुछ यूएस चाइना के ताइवान के बारे में कुछ हुई, कुछ नेगेटिव फ्लोस हुई, तो ऑयल स्पाइक भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म फ्लोस इस हिसाब से आपको इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। और शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए ये तेल को ट्रैक करना, कमोडिटीज को ट्रैक करना, मेटल्स को ट्रैक करना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि उस तरह के शॉर्ट टर्म फ्लोस में एक डिफरेंशिएशन आ सकता है। एट द सेम टाइम दूसरी बात जो मैं कहूं कि ये वाले जो प्लेयर्स है वो एक्टिव सेक्टर कॉल, एक्टिव स्टॉक कॉल्स भी लेते हैं, तो उनकी सोच और उनकी एक्शंस को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। मगर सेकंड टाइप ऑफ एफआईआई जो मैंने अभी बताया वो पैसिव फ्लोज है, जैसे ईटीएफ्स। अभी वहां क्या होता है, वो ब्लाइंडली सभी स्टॉक्स में जो इंडेक्स में है उसको खरीदते हैं, उनकी आउटलुक को छोड़िए, उनकी ग्रोथ को छोड़िए। जैसे डिफेंसिव, जैसे एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, एक एक्टिव फंड मैनेजर सोचेगा कि एक वर्ल्ड की स्लोडाउन में शायद इनमें उतनी दिलचस्पी नहीं है, मगर पैसिव को वो मायने नहीं रखता है। एज लॉन्ग एज इंडेक्स में उनका हिस्सा है उतना तक
तक उधर खरीदारी होगी। तो दूसरी बात हमें देखना है कि अगर हम बहुत नेगेटिव व्यू ले लिए इस डिफेंसिव सेक्टर में तो हमारे लिए नुकसान भर सकता है, क्योंकि पैसिव फ्लोज आके उन शेयर प्राइसेस को उठाएंगे। तो एक पैसिव फ्लोज की ट्रेंड को भी स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम भी उसमें शामिल रहे, ताकि उस कैपिटल एप्रिसिएशन में हम भी शामिल रहे। तीसरा, जो लॉन्गर टर्म सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड्स, मोर देन क्वार्टर ऑफ इंडिया फ्लोज यहां से आते हैं। ये एक ब्रॉड जीडीपी ग्रोथ को खरीदती है। यहाँ पे एक ब्रॉड डोमेस्टिक फोकस होता है इवन इन एफआईआई बाइंग, क्योंकि उनको इंडिया की ग्रोथ से लेना देना है और उस ग्रोथ से, और ये ग्रोथ उनके लिए ऐसे दिखता है कि सपोज मानिए कि 6% हमारा जीडीपी ग्रोथ है, 6% हमारी इन्फ्लेशन रहती है, तो 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। स्टॉक मार्केट है उससे 1 तो 2%, एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में 15 साल के टाइम फ्रेम देखे स्टॉक मार्केट सभी देश में नॉमिनल जीडीपी को मार्केट कैपिटल स्टॉक मार्केट 2 या 3% बीट करती है। तो मान लीजिए 13-14% उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न, और इंडिया में इन्वेस्ट करने में उनको करेंसी का डिप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। आज भी आप देखें यूएस ट्रेजरी और इंडिया ट्रेजरी 10 ईयर में 3-3.5% का डिफरेंस है, तो वो होता है जनरली लॉन्ग टर्म करेंसी का डिप्रिसिएशन, तो उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो एक 12-13% ग्रोथ इन द मार्केट में 3% 3.5 निकाले तो 8.5 to 10% का एक कैपिटल अप्रिसिएशन इंडियन मार्केट से बनेगा, जो उनके लिए अपने देश में से डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएशन है, जिससे वो फ्यूचर पेंशन लायबिलिटी या सोशल सिक्योरिटी लायबिलिटी मीट कर सकते हैं। ये फ्लोज कांस्टेंट रहेंगे एज लॉन्ग एज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में कोई नेगेटिव ना हो, और वो तो सामने नहीं दिख रही है। तो ऐसी चीज में मैं कहूंगा कि एक शॉर्ट टर्म आउटलुक के लिए आपको क्रूड ये और शॉर्ट टर्म हेज फंड्स की थॉट प्रोसेस को स्टडी करके उनके साथ जाने की जरूरत होगी। ओके, तो शायद डेफिनेटली डिफेंसिव्स और पैसिव फ्लोज भी आते रहे इंडिया को, क्योंकि इंडिया का मॉर्गन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पिछले 3 साल में इंडिया का एलोकेशन दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा। सो नेचुरली वो पैसिव फ्लोज इंडिया की ओर और भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक शॉर्ट टर्म आउटलुक अप टू 1 to 3 years तक अब रखेंगे तो एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो में वो 40% और ग्रोथ पोर्टफोलियो सिक्लिकल्स में 60% ऐसे मिक्स। अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम हो तो मैं और भी एलोकेशन सिक्लिकल्स और ग्रोथ को डोमेस्टिक ओरिएंटेड फोकस से रखूंगा। परफेक्ट, आते हैं उसके ऊपर। सुनील जी, ये बताइए कि आपने अपने फंड में, आपके फंड का फार्मा पे क्या व्यू है? आज फार्मा में भयंकर बूम दिख रहा है, और इनफैक्ट पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से फार्मा में खबरें अच्छी आ रही हैं, कमेंट्री अच्छी आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ब्रोकरेज के लग रहा है कि सबका एक तरह से व्यू बन रहा है कि बुरा समय खत्म हो गया 4-5 साल के बाद। आपका क्या सेंस है? मेरा भी वही मानना है। 1 साल पहले हम अंडरवेट थे फार्मा में, ठीक है, तो आज हमने पोजीशन को न्यूट्रल बना दिया है। हमारी होम व्यू है न्यूट्रल। सो अंडरवेट से न्यूट्रल माने खरीदारी कर रहे हैं अभी फार्मा में, सेलेक्टिव स्टॉक्स में, और मानते हैं कि क्योंकि इनिशियली जो माहौल थी कि एक फार्मा एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शो है, तो वर्ल्ड स्लो डाउन में जा रही है और क्या उसमें दबाव आ सकता है। दूसरी बात थी कि फार्मा को कोविड के टाइम में बहुत छलांग मिला था बिकॉज ऑफ दी ड्रग्स एंड दी अदर रिलेटेड डिमांड, और जैसे कोविड पीछे हट गया तो शायद फार्मा में एक स्लोडाउन आएगा, ये सोच थी ज्यादातर फंड मैनेजर, हमारे में भी। बट जैसे अब दिख रहा है कि अब जो स्टोरी है फार्मा का एक ब्रॉडर बेस है, एक खाली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। बिकॉज दूसरी बात है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, वहां पे भी एक अच्छी ग्रोथ है। और डोमेस्टिक फार्मा में जो जेनेरिक्स के चाइना में जो दबाव आ रहा है ना इन टर्म्स ऑफ एपीआई, वहां पे इंडिया एक आगे बढ़ने की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। तो मैं कहूंगा कि फार्मा को अभी हमने न्यूट्रल में बनवाया है और सेलेक्टिव स्टॉक परचेजेस कर रहे हैं। आगे वाले दिन में देखेंगे या न्यूट्रल से उसको ओवरवेट करने के लिए एक सिचुएशन आएगी, वो बाद में देखेंगे। बट अब के लिए हमने बदलाव यही हुआ है कि उसको न्यूट्रल में लाया है अभी। ओके, ऑल राइट। तो फार्मा स्पेस पे आपका एक न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है। सुनील, लेकिन क्योंकि जो एक सस्टेन बुल रन में ऑफ कोर्स कौन से और बड़े ट्रिगर्स होंगे? जो Q1 के नंबर्स भी हमने देखे, देखा कि 70% इन लाइन थे और सिर्फ 10% ही नंबर्स ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रीट को सरप्राइज किया। अब और बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के पास अगर ये सस्टेन बुल रन में हम हैं तो? 2-3 चीजें हैं इसके पीछे। पहली चीज मैं कहूंगा कि कंटिन्यूअसली मॉनसून को ट्रैक करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि मॉनसून में इतनी आसान नहीं है कि आप जस्ट ओवरऑल मॉनसून लेवल को एवरेज मॉनसून के परसेंटेज में डिक्लेयर करें। नहीं, मॉनसून कब आती है, वो टाइमिंग ऑफ द मॉनसून और कहाँ बारिश पड़ती है। अभी मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में पड़ के कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। मगर
जहां पे सोइंग होता है और सही वक्त पे एक क्रॉप का हार्वेस्ट के टाइम में अगर बारिश आ गया तो वो क्रॉप नुकसान भी हो सकता है। तो मॉनसून का एक गौर से स्टडी करके इंडिया के जो पॉकेट्स है जो मॉनसून डिपेंडेंट है वहां पे सही तरह पे बारिश पड़ रही है तो इंडिया का, क्योंकि ये मॉनसून का इम्पैक्ट एक तो एग्री कमोडिटी प्राइसेस में आएगा, उसके साथ इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा और गवर्नमेंट की एक्शंस भी उसके ऊपर डिपेंड होगी। और जैसे आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स में भी टमाटो के बाद अभी ऑनियन भी बढ़ रहा है। तो मेरे लिए, क्योंकि इलेक्शन सामने है, इस साल सेमीफाइनल है 2-3 स्टेट के, उसके बाद अगले साल फाइनल होगा, तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सभी रूलिंग पार्टीज के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो मॉनसून उसके साथ बहुत जुड़ी हुई होती है। तो राइस का एक्सपोर्ट बैन कर लिया देखिए। तो मेरे लिए ये कमिंग वीक्स और मंथ में ये मॉनसून का एक बहुत अच्छा डिटेल स्टडी करके फिर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस लेने की जरूरत होगी। वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये अभी फेस्टिवल सीजन, गणपति से फेस्टिवल सीजन शुरू होगी दिवाली तक और उसके बाद शायद इवन क्रिसमस तक। तो कंजम्पशन में जो एक कोविड के बाद ही हमने उतना उछाल नहीं देखा जितना एक पेंटअप अभी ऑटो में दिख रहा है, हाउसिंग में स्टेबल है। मगर मेरे लिए ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का प्ले आउट, क्योंकि मार्केट की उम्मीद बहुत है कि एक शार्प जंप दिखेगा, क्या वो आ जाएगा कि नहीं इन बीटिंग द कंसेंसस। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के ऊपर बहुत गौर ध्यान देना होगा। तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, कैपेक्स, सीमेंट, यहाँ पे क्या होगा कि बहुत इंक्रीज हुआ है क्योंकि सब ने ये इंडिया वाला स्टोरी पढ़ लिया है और सबकी उम्मीद है कि यहाँ पे ही ग्रोथ होगा। तो मेरे लिए थोड़ा मार्केट आगे बढ़ चुकी है, यानी वैल्यूएशंस नंबर्स के पहले आगे बढ़ चुकी है। अब आने वाले दिन में, क्योंकि अब क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर बुक पे ये वैल्यूएशन बढ़े, इसके बाद ये ऑर्डर बुक को ट्रांसलेट होना होगा, उसके बाद उनकी ईपीएस में बाद में दिखेगा। तो थोड़ी देर के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू में कैपेक्स में स्ट्रांग है, मगर शॉर्ट टर्म में इंडिविजुअल कंपनीज या इंडिविजुअल सेगमेंट्स में आपको लग सकता है कि थोड़ी ओवर रीच हो गई मार्केट में, थोड़ा उधर करेक्शन। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, सीमेंट, क्योंकि ओवरऑल इंडियन कैपेक्स स्टोरी के साथ सीमेंट का तो हाथ जुड़ा हुआ ही है, मगर आज सीमेंट की वैल्यूएशन में हमें कोई दिक्कत लग रही है, तो सीमेंट में हम अंडरवेट है। तो ये बात मैं कहूंगा कि ओवरऑल कैपेक्स प्ले के अंदर हमें स्पेसिफिक सेगमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, हर एक को सेपरेटली स्टडी करने की, जैसे मेटल्स की बात करें, क्योंकि स्टील एक इंपॉर्टेंट कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, मगर स्टील के दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में डिसाइड होते हैं और ये वर्ल्ड की स्टील डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है। तो इंडियन स्टील का प्राइस उधर डिटरमिन होता है, डिमांड इधर डिटरमिन होता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स थिंग्स है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड ग्लोबल साइक्लिकल्स। तो ये तीन एस्पेक्ट हमें स्टडी करने की जरूरत है। वही मैं कहूंगा इस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अर्निंग सीजन के साथ ये फैक्टर्स भी हमें ट्रैक करने होंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। डिस्क्रिप्शन के साथ आपने अच्छे से बताया, सारी चीज़ों के बारे में रैशनल बताए, बहुत शुक्रिया इसके लिए आज समय देने के लिए।